बहुत समय पहले की बात है। कभी किसी गांव में रवि नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रवि एक छोटे से गांव का साधारण चरवाहा था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी सुनीता और 6 साल की बेटी पायल के इर्द गिर्द घूमती थी। उनकी जिंदगी खुशहाल थी और वह प्रतिदिन की तरह अपने भेड़ों को लेकर उन्हें घास चराने के लिए अपने साथ जंगल में ले जाता है। अरे रवि भैया, आपकी भीड़ें तो बहुत हष्ट-पुष्ट दिखाई दे रही हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, आपके पास कुछ साल पहले सिर्फ एक ही भीड़ थी और आज देखिए पूरा का पूरा झुंड है आपके पास। हाँ भैया, सही कहा तुमने। अब यह तो ऊपर वाले की कृपा है जो उन्होंने मेरे लिए यह सब किया। अगर उनकी दया दृष्टि मुझ पर नहीं होती तो मैं क्या ही कर सकता। फिर वैसे भैया तुम बताओ, तुम्हारी खेती कैसी हुई है? अब मेरे पास तो खेती है नहीं, तुम ही मुझे बताओ। अरे भैया, कहाँ हुई सही से खेती। मौसम की मार जब पड़ती है तो किसान भाइयों को तो बहुत नुकसान होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है भैया। इस बार भी बहुत तेज बारिश हुई है और उसके बाद बहुत बड़े बड़े ओले गिरे और हमारी फसल खराब कर दी। अरे रे रे भैया, ये तो बहुत ही गलत हुआ। भैया, अब ऊपर वाले से हम कह भी क्या सकते हैं? जो उन्हें करना होगा वही करेंगे। हम मजबूर इंसान हैं जिनके सामने बहुत सारी मजबूरी आ खड़ी होती हैं। चलो भैया, अपने अपने घर चलते हैं। इतना कहकर वह लोग अपने अपने घर के लिए चल देते हैं और रवि अपने भेड़ों को लेकर अपने घर आ जाता है और उसकी छोटी पुत्री उसके पास आ जाती है। रामू, मेरा रामू आ गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाया करो। तुम कल से मेरे ही साथ घर पर ही रहना। तुम्हें इस भेड़ के बच्चे से इतना लगाव क्यों है? जब से पैदा हुआ है ये, तुम उसे इस तरह से प्यार करती हो जैसे कि वह कोई भेड़ का बच्चा नहीं, तुम्हारा सगा भाई हो। इसे भेड़ मत कहो पिताजी, इसे रामू कहकर ही बुलाओ। मैंने इसका नाम बड़े ही प्यार से रामू रखा है। पिताजी, इसीलिए आप रामू ही कहिए। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। बेटी, तुम्हारा इतना प्यार ठीक नहीं है इसके प्रति, क्योंकि यह एक भेड़ है। आज नहीं तो कल इन्हें हम बेच देंगे। ये कभी भी हमारे साथ तो रहेंगे नहीं। पिताजी, आप इतनी सारी भेड़ों में से किसी को भी बेच दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मैं आपको रामू को नहीं बेचने दूंगी। वह मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है पिताजी। बाप बेटी आपस में यही सारी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ रवि की पत्नी सुनीता आ जाती है। क्या जी, कहाँ आप भी अपनी बेटी के साथ इन बातों में लग गए? वह तो छोटी है, आप तो बड़े हो ना। वो अभी छोटी बच्ची है, उसे समझ कहाँ इन सभी चीजों की। अब आप एक काम कीजिए, बाजार जाकर कुछ राशन ले आइए, जैसे कि धनिया, मिर्ची, हल्दी, अन्य वस्तुएं। ठीक है, तुम पायल को लेकर घर के अंदर जाओ। मैं यह सारा सामान लेकर आता हूँ जल्द ही। इतना कहकर रवि घर का राशन लेने के लिए चला जाता है और चलते चलते वह राशन की दुकान पर आ जाता है। अरे रवि भाई, बहुत दिनों के बाद आए हो। क्या तुम मेरे दुकान से राशन ना लेकर किसी और की दुकान से राशन लेने लगे हो क्या? नहीं सेठ जी, बात दरअसल यह है कि मैं आपके पास से एक साथ बहुत सारा राशन ले जाता हूँ, तो इसलिए राशन कई हफ्तों तक चलता है और फिर मैं आ नहीं सका, तो यही पूरी बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है। रुको, मैं तुम्हारा राशन निकाल कर अभी देता हूँ। और पायल बिटिया कैसी है? और घर में सब कुशल मंगल तो है ना रवि? हाँ सेठ जी, घर में सब कुशल मंगल हैं और पायल बिटिया भी ठीक है। रवि सामान लेकर अपने घर जाने के लिए चल देता है। तभी उसी रास्ते में उसके गांव के चौपाल पर दो लोग आपस में बातें करते हुए नजर आए, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वह किसी गंभीर विषय पर
चर्चा कर रहे हैं। अरे रामपाल भाई, तुमने सुना है क्या? पड़ोसी गांव में लोगों ने बाघ को देखा है, जो कि कोई ऐसा वैसा बाघ नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर बाघ है। हाँ भैया, सुना तो मैंने भी है। और अभी कुछ दिनों पहले की ही तो बात है, उस बाघ ने कई लोगों को मारकर उन्हें खा लिया। भगवान से यही प्रार्थना है कि भाई हमारे गांव में कभी ना आए, और उससे पहले ही राजा जी उस बाघ को पकड़ ले। रवि उन लोगों की बातें सुन लेता है और उसके बाद वह फिर से घर जाने के लिए चल देता है और चलते चलते खुद से कहता है, क्या यह लोग सही कह रहे हैं? क्या सच में पड़ोसी गांव में बाघ आ गया है क्या? अब क्या करूं मैं तो अपनी भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ही ले जाता हूं। नहीं नहीं, मैं यह सब क्या सोच रहा हूं? वह बाघ हमारे गांव तक आने से पहले ही उसे राजा जी के सैनिक पकड़ लेंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। खुद से यह सब बातें करते हुए अपने घर पहुंच जाता है और रात हो जाती है। रात होने के बाद अगली सुबह जब रवि भेड़ों को चराने के लिए जा रहा होता है, तभी उसकी बेटी पायल उसे रोकते हुए बोली, पिताजी, मुझे भी आपके साथ चलना है। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, मैं अपने रामू के साथ ही खेलती रहूंगी। आप तो बस मुझे ले चलिए। अजी ले जाइए, बच्ची इतनी जिद कर रही है, उसका यूं दिल मत दुखाओ। सुनीता, मैं उसे नहीं ले जा सकता हूँ। मैंने तुम्हें बताया नहीं है? जब मैं कल राशन लेकर घर के लिए आ रहा था, तभी गांव के चौपाल पर गांव के लोग बातें कर रहे थे कि पड़ोस के गांव में बाघ आ गया है और वह बहुत ही खूंखार है, इसलिए मैं इसे नहीं ले जा सकता हूँ। तो फिर आप क्यों जा रहे हो जी? कहीं वह बाघ हमारे गांव में भी आ गया और उसने आपको कोई नुकसान पहुंचा दिया, तो फिर क्या होगा हमारा? इसीलिए रहने दो आप। ठीक है, नहीं जाता हूँ। लेकिन सुनीता, अगर मैं इन भेड़ों को चराने के लिए नहीं ले गया तो फिर यह क्या खाएंगी? और यदि यह कुछ नहीं खाएंगी तो यह भूखी ही रह जाएंगी। इसलिए मैं जाना तो नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन मजबूरी है जाना। अच्छा सुनीता, मैं अब और देर नहीं करता हूँ, मैं चलता हूँ अब। इतना कहकर रवि भेड़ों को चराने के लिए अपने साथ जंगल में ले जाता है और वह स्वयं एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और उसकी भेड़ें चरना शुरू कर देती हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है कि तभी वहाँ बाघ के दहाड़ने की आवाज आती है और वहाँ बाघ आ जाता है और उसे देखकर रवि जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और बाघ एक एक करके उसकी सारी भेड़ों को अपना शिकार बना लेता है और भेड़ों को खाने के बाद बाघ वहां से भाग जाता है। रवि पेड़ से नीचे उतर आता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मेरा क्या होगा? मेरी अपनी जीविका चलाने के लिए एकमात्र सहारा यही भेड़ों के ऊपर निर्भर था, और आज इस बाघ ने उसे भी छीन लिया। दुखी मन से रवि अपने घर के लिए चला जाता है और जब वह घर गया तो उसका उदास चेहरा देखकर सुनीता ने कहा, क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो? कोई घटना घट गई है क्या? आप इतने उदास क्यों हो जी? पिताजी पिताजी, रामू कहाँ है? मैं उसे देखने के लिए गई थी बाहर, तो ना ही मुझे रामू दिखा और ना ही अन्य बकरी। पिताजी कहाँ हैं वह सभी लोग? ये जी बताइए ना, पायल कुछ पूछ रही है, उसकी बातों का जवाब दीजिए ना। बेटी, रामू ही नहीं बल्कि हमारी सारी भेड़ें अब कभी भी हमारे पास नहीं आएंगी, क्योंकि जिस बात का डर था वही हुआ। जब मैं भेड़ों को लेकर जंगल गया था तो वहाँ वह बाघ आ खड़ा हुआ, उसने ही हमारी सारी भेड़ें खा ली। यह आप क्या कह रहे हैं जी? हमारी एक भी बकरी जीवित नहीं बची। हे भगवान, ये आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आप हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे हैं?
रवि और रवि के घर वाले बहुत दुखी हो जाते हैं और कुछ समय बीत जाता है। फिर एक दिन, सुनिए जी, घर में राशन खत्म होने को चला है और जो कुछ भी हमारे पास धन बचा था वह भी खत्म हो गया है। अब आप कुछ काम कीजिए, तभी जाकर घर चल सकेगा। सुनीता, मैं अब क्या ही काम करूं? जो कुछ भी मेरा काम था वो सब तो उस हादसे में खत्म हो गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं गांव के मुखिया जी के पास जाता हूं, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। फिर गांव में एक अपरिचित व्यक्ति अर्जुन आया। उसने खुद को एक बड़े व्यापारी का प्रतिनिधि बताया और रवि को अपनी स्थिति से बाहर निकालने का प्रस्ताव दिया। मैंने सुना है कि तुम इस समय बहुत मुसीबतों से घिरे हुए हो। क्या तुम्हें अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाना है? अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हारी मुसीबतें दूर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। यह आप क्या कह रहे हैं? और आप कौन हैं जो आप मेरी मदद करना चाह रहे हो? मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, फिर आप क्यों मेरी मदद करेंगे? और आप साफ साफ कहिए, यूं आप पहेलियां ना बुझाइए। तुम्हारी बेटी पायल बेहद ही खास है। मेरे मालिक को उसकी मदद की जरूरत है। बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ करा दूंगा और तुम्हें साथ ही साथ इतना धन दूंगा जिससे कि तुम्हें भविष्य में धन की कमी नहीं होगी। यह सुनते ही रवि और सुनीता हक्के बक्के रह गए। पायल को किसी अनजान व्यक्ति के पास भेजने का विचार ही उन्हें झकझोर रहा था, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मजबूरी में उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मैं आपकी शर्त मान तो लूंगा, लेकिन आप मुझे विश्वास दिलाइए कि आप मेरी बेटी को काम हो जाने के बाद सही सलामत मेरे पास लेकर आओगे। इस बात से आप बेफिक्र रहिए। जैसी कि आपकी बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बेटी जहाँ भी रहेगी सुरक्षित रहेगी। अर्जुन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पायल सुरक्षित रहेगी और कुछ ही महीनों में वापस आ जाएगी। इतना कहकर वह पायल को अपने साथ लेकर चला जाता है। पायल को शहर के एक विशाल और रहस्यमय बंगले में ले जाया गया। वहाँ का वातावरण बेहद अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र, घड़ी की टिक टिक की आवाज, धूल खाई दीवारें, पुराने गड्ढे और सेवकों की चुप्पी ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। पायल को बताया गया कि बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? नहीं, मुझे यह सब नहीं पता। मेरे पास यह चाचा जी आए और इन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि यदि मैं इनके साथ जाती हूँ तो यह मेरे पिताजी की मदद करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। चलो, तो तुम्हारी ये भी बात सही है, लेकिन बेटी, हम सभी लोग एक खेल खेल रहे हैं जिसमें तुम्हारा भी हिस्सा है और तुम्हें कुछ विशेष काम करने होंगे, और सभी अलग अलग काम हैं। इन सेवकों को चुप रहना है, अर्जुन को तुम्हें लाना है। मेरा काम सभी लोगों को खेल के बारे में बताना है और तुम मेरा भाग बदलोगी। बंगले का मालिक ठाकुर विक्रम सिंह एक बूढ़ा और बेहद अमीर व्यक्ति था। उसने पायल को अपना भाग्य बदलने वाली कहा। पायल को रोज रात विक्रम के साथ पुराने ताले खोलने का खेल खेलना पड़ता था। विक्रम का कहना था कि बेटा, तुम्हारा यही काम है, तुम्हें इस खेल में यही ताले खोलने हैं और इन बॉक्सों के ताले तब तक खोलने हैं जब तक कि मुझे वह बॉक्स नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूँ। चाचा जी, आखिर आप मुझसे यह ताले क्यों खुलवा रही हैं? और इन सभी तालों के बीच वह कौन सा ताला है जिसे आप पाना चाहते हैं और उसमें क्या है? बेटी, इन तालों के पीछे एक खजाना छिपा है जो मेरी खोई हुई संपत्ति और जिंदगी बदल सकता है। इसलिए हम सभी लोग यह खेल खेल रहे हैं, और मैं काफी समय से तुम्हारी ही जैसी लड़की की तलाश कर रहा था, क्योंकि तुम और लड़कियों से अलग हो।
क्योंकि तुमने अमावस्या के दिन जन्म लिया था। यहाँ ठाकुर विक्रम सिंह पायल को यह सारी बातें बता रहा था और उधर रवि और सुनीता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सुनिए जी, आपने आखिरकार मेरी फूल जैसी बेटी को कहाँ और किसके साथ भेज दिया है? कितने दिन बीत गए, हमें अपनी बेटी का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। सुनीता, इतनी चिंता मत करो, हमारी बेटी बहुत बहादुर है। वह जहाँ कहीं भी होगी सही सलामत होगी और सुरक्षित भी होगी, इसलिए इतना मत सोचो तुम। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे ना सोचूं अपनी बेटी के बारे में? मैं एक माँ हूँ। आप तो अपना दर्द छुपा ले रहे हैं, लेकिन एक माँ की ममता कभी नहीं चुकती है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरी बेटी किस हाल में है, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। सुनीता अपना दर्द रवि को बताती है और जब कई हफ्ते तक पायल का कोई संदेशा नहीं आया। भैया, आप अर्जुन को जानते हो, जो कुछ महीने पहले हमारे गांव में आया था और वह लंबा, गोरा और हट्टा कट्टा नौजवान था। क्या आपने उसे देखा है? नहीं भैया, मैंने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा। अगर मैंने देखा होता तो मैं आपको जरूर ही बताता। रवि ने अर्जुन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो चुका था। इस बीच गांव में किसी व्यक्ति ने बताया कि अरे भैया, आपने अपनी बेटी को बहुत ही गलत व्यक्ति के साथ जाने दिया। वह ठाकुर विक्रम सिंह हैं और जो कोई भी व्यक्ति आज तक उसकी हवेली में गया है, वह फिर कभी भी लौटकर वापस नहीं आया है। व्यक्ति से यह सुनने के बाद कि विक्रम के बंगले में जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता, रवि डर गया। रवि ने फैसला किया कि वह किसी भी हालत में अपनी बेटी को वापस लाएगा। उसने शहर जाकर विक्रम के बंगले में घुसने की कोशिश की। बंगले में घुसते ही रवि को अजीब चीजें दिखीं, गूंजती आवाजें और हर तरफ वह सन्नाटा। वह किसी तरह पायल के कमरे तक पहुंचा। वहां पायल ने बताया कि पिताजी, विक्रम का असली मकसद खजाने को पाना नहीं, बल्कि अपनी जान बचाना है। बंगले पर एक पुरानी आत्मा का साया था और विक्रम ने पायल को इस आत्मा को शांत करने के लिए चुना था। और वह एक शक्तिशाली आत्मा है, जिसके श्राप के कारण यह हवेली इस तरह दिखाई दे रही है। बेटी, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है और ना ही हमें कोई खजाना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो, मेरी कैसी भी मजबूरी रहे मैं तुम लोगों का पेट पाल लूंगा। किंतु अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। हम लोग इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। पिताजी, मैं इस तरह नहीं जा सकती हूँ। अगर मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं उस आत्मा को अवश्य ही मुक्ति दिलाऊंगी। पिताजी, कृपया आप मेरी मदद करिए। ठीक है बेटा, तो फिर एक काम करते हैं। पहले हम उन सभी बॉक्स के ताले खोलते हैं और उस आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। रवि ने पायल को वहां से भगाने की योजना बनाई। दोनों ने मिलकर विक्रम के पास मौजूद सारे बक्सों के ताले खोले, जहां उन्हें असली खजाना मिला और वह आत्मा भी मिली। आत्मा ने उससे कहा, पायल, मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। तुमने आज मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। मैं कई सालों से इस बॉक्स में कैद थी और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, और तुमने आज आकर मुझे आजाद कर दिया। मेरी यही दुआ है कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। इतना कहकर वह आत्मा गायब हो जाती है। लेकिन उन लोगों को खजाने के साथ विक्रम का सच भी सामने आया। विक्रम ने बताया कि मैं अपनी लालच और पुरानी गलतियों के कारण इस श्राप का शिकार हुआ था। रवि, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम्हें भी मैं इस खजाने का एक हिस्सा देता हूँ। विक्रम ने बताया कि वह अपनी लालच और पुरानी गलतियों के कारण इस श्राप का शिकार हुआ है। उसने रवि से माफी मांगी और खजाने का एक हिस्सा भी दिया। रवि ने खजाने से
अपना कर्जा चुकाया और गांव लौट आया। यह अनुभव न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बदला बल्कि उन्हें सिखाया कि मजबूरी में भी सही निर्णय और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को भी मेरी तरह कार्टून वीडियो बनाकर अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है? तो मैंने आप लोगों के लिए फुल कार्टून मोरल स्टोरी फॉर गाइड यूट्यूब चैनल वाला कोर्स बनाया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिटेल दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।